नमस्कार, बहुत स्वागत है। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज कार्यकर्ताओं को 2019 की जीत के मंत्र दिए गए। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के पास नेतृत्व के अकाल का उठाया। कहा कि नेता तो है ही नहीं, नीति भी नहीं है। मौकापरस्त ताकतें एक हो रही हैं और उस भाजपा को ललकार रही हैं जिसने 5 साल में गरीबों का कल्याण किया, जनधन खाते खोले, नोटबंदी की, जीएसटी लाई, ओआरओपी लाई, वगैरह वगैरह। शाह ने राफेल पर राहुल को जवाब दिया और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि 2019 हम ही जीतने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की ओर से यही सब हमने अभी महीने भर पहले खत्म हुए विधानसभा चुनाव के कैंपेन में सुना है। और दिलचस्प बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव का अनौपचारिक शंखनाद करने 2 दिन पहले जयपुर आए राहुल के तर्कश में भी राफेल और कर्ज माफी के पुराने तीर ही निकले। और सबसे दिलचस्प यह देखना होगा कि इन पुराने तीरों से नए लक्ष्य को भाजपा कांग्रेस के सियासी सूरमा कैसे भेद पाएंगे, कितना भेद पाएंगे। आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को दिए गए जीत के मंत्र। अमित शाह ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। शाह ने कहा 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। विपक्ष के पास नेतृत्व के अकाल पर अमित शाह ने कसा तंज। शाह ने कहा अवसरवाद की उपज है महागठबंधन। शाह ने राम मंदिर मामले में कांग्रेस पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। राफेल मुद्दे पर भी शाह ने किया पलटवार। शाह ने कहा कांग्रेस के शासनकाल में हर रक्षा सौदे में दलाली हुई। शाह ने जनधन खाते, 3 तलाक, जीएसटी, नोटबंदी, ओआरओपी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार की तारीफ की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं सियासी हथियारों के साथ मैदान में उतरी थी बीजेपी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को इन मुद्दों से मतदाता को रिझाने की है उम्मीद। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं। और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है। हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। भाजपा से हमारे साथ आज बहस में पंकज मीणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा साहब हैं हमारे साथ, और सुरेश चौधरी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुरेश जी, आज जो सबसे बड़ा सवाल अमित शाह साहब ने उठाया वो ये उनका कहना था कि विपक्ष के पास, जो पहली बात तो है ही नहीं, उभरने की कोशिश कर रहा है, उसके पास न नेता है न नीति है। तो उस स्थिति में वो विपक्ष हमारा क्या खाक मुकाबला कर पाएगा? देखो जेपी जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी भी 5 राज्यों का चुनाव हुआ है। राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए। उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीता। तो ये तो साफ हो गया कि भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब देखते देखते वापस भाजपा मुक्त हो जाएगी, कांग्रेस की पूरे भारत में वापस सत्ता आएगी। अच्छा, नेतृत्व की चिंता वो इसलिए कर रहे हैं। इस बात पर आप भाजपा को बहुत कोसते थे। देखो, आप इसको इनका अहंकार बताते थे। क्या ये कांग्रेस मुक्त होने की बात करते हैं? नहीं, अब आप भाजपा मुक्त होने की बात कर रहे हैं। नहीं, भाजपा मुक्त होने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अहंकार की बात नहीं करते। आपने जयपुर में राहुल जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रथम जनता है, सेकंड कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और थर्ड ये मंत्री और विधायक है। तो आज भी हम जनता के जनाधार का आदर करते हैं, जनता का आदर करते हैं। हमारे पास जो राज आता है वो जनता का राज मानते हैं।
हमारे पास दो व्यक्ति राज नहीं करते, दो व्यक्ति जिस पार्टी में राज करते हैं उस पार्टी को ये तो इसी बात को मुद्दा बनाते हैं कि आपके यहाँ दो व्यक्ति राज कर रहे हैं राजस्थान में। ना, हमारी पार्टी में पूरा प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक सिस्टम से काम करती है हमारी पार्टी। हमारे अनुभव को और युवा को महत्व दिया गया है। इस बात का इनके दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, उस पीड़ा का इलाज तो भाजपा अपने आप में ढूंढे, कांग्रेस को खोजने से तो कुछ मिलेगा नहीं। और मैं कह रहा हूं कि सारे गठबंधन, एनडीए में गठबंधन हुआ तब उनको तकलीफ नहीं है, एनडीए के घटक टूट टूट के यूपीए में आने लगे तो इनको तकलीफ हो रही है। वो इसलिए आ रहे हैं कि वहां से उनका विश्वास टूट गया, वहां जो उनके कमिटमेंट और जो वादे किए थे उनके साथ, उन बातों पे वो खरे नहीं हैं। आज भारत की जनता इस जीएसटी से, नोटबंदी से, रोजगार देने के वादे से, अच्छे दिन आने से, इन तमाम वादों से, मोदी जी ने जो वादे किए थे उनसे भारत की जनता दुखी है। और भाजपा की कथनी और करनी में क्या फर्क है, इनका असली चेहरा क्या है, ये जनता के सामने आने से इनको तकलीफ हो रही है। वही मुद्दे, उन्हीं मुद्दों पे डिस्कस हुआ था जो 5 चुनाव में ये लेके आए थे। और आप ठीक कह रहे थे, हमारे पास भी वही मुद्दे हैं, बिल्कुल वही मुद्दे हैं। हमने जो वादा किया था किसानों की ऋण माफी का, हमने 10 दिन का नाम लिया था, 2 दिन में कंप्लीट किया। और हम आज ये कह रहे हैं कि हमारी अगर केंद्र में सरकार आई तो आते ही उसी 10 दिन के ये अंदर, तो फर्क है सुरेश जी। नहीं, फर्क नहीं है। पहले तो आपके पास एक ही तरह की चीजें थी, लेकिन अब इनके पास बताने के लिए इसलिए है, या हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर सकते हैं, इनके पास समय है, अभी आपके पास नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? जैसे इन्होंने किया ना, जनरल को जो रिजर्वेशन दिया है ईबीसी को। नहीं, जनरल के रिजर्वेशन में भी जेपी जी आपको पता होगा, नरसिंह राव जी के टाइम पे हमने 14% का किया था। हम 14% की राजस्थान में मांग की थी, 14% की मांग आज भी रख रहे हैं। जनरल के आरक्षण का हमने स्वागत किया है, हवाला देकर के वोट हमने स्वागत किया है। चलिए पंकज जी, नेतृत्व की का सवाल आपने लगातार राजस्थान के चुनाव में भी उठाया था, उसके अलावा ये सवाल आपने जो राष्ट्रव्यापी कैंपेन किया, राष्ट्रव्यापी कैंपेन से मेरा मतलब जिन राज्यों में चुनाव था उनमें जहां जहां आप गए, यही सारी चीजें आपने बोली थी। नेतृत्व का सवाल भी आपने लगातार वहां उठाया था, कारगर नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि अब कारगर हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कितना सीरियस लेती है, इस बात को हम लोग अच्छे से जानते हैं। और आप 3 राज्यों के अभी जो चुनाव परिणाम है उससे ये कह तो रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जीते। क्या पिछले 5-4 साल में आपने 22 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे? क्या वो भी राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी थी? आप कर्नाटक में 137 से अब सीधे आधे होके 73 पे आ जाते हैं। गुजरात में आप 4थी बार लगातार चुनाव हारते हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपके दिल्ली के अंदर आपका कुछ बचता ही नहीं है, आपके पास एक सिंगल आदमी आपका जीत के नहीं आता, वो भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और केवल इसलिए हुआ था कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता को कतई विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी 3 दिन पहले जयपुर आए, आप उदाहरण इसी से ले सकते हैं। नहीं, आप उदाहरण दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप जी। भाजपा की हार जो हुई है हिंदी राज्यों में, खासतौर पर राजस्थान की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की हार है या वसुंधरा राजे की हार है? देखिए जेपी जी, राजस्थान में भाजपा की हार नहीं हुई है। एक इसको अगर हम टेक्निकली कहें या लोकतंत्र का एक स्वरूप है, सत्ता से बाहर किसकी वजह से हुए? सत्ता से बाहर किसकी वजह से? एक मिनट सुरेश जी, सत्ता हस्तांतरण आप कहते हैं 0.5% का एक वोटों का फर्क था। इनकी जीत और हार का, अगर इनकी जीत का श्रेय राहुल गांधी का है तो इनकी हार का दारोमदार भी राहुल गांधी पर होना चाहिए, आपने कहा ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजस्थान की सत्ता से आप बाहर किसकी वजह से हुए? देखिए, राजस्थान की सत्ता से बाहर हम नहीं है, हाँ, पर ये बात ठीक है 0.5% हमको जो वोट कम मिला, केवल और केवल मैं इसके लिए एक कारण गिनाना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो झूठ का मायाजाल रचा, तो सर जैसे आप कर्जा माफ करेंगे कि वसुंधरा जी की वजह से या मोदी जी की वजह से, बार-बार एक कर्जा माफ कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी जी की वजह से हुए या किसी और की वजह से? घोषणा मात्र की है और उसी के दम पे ये आप उदाहरण दीजिए, कर्जा माफ करने वाला है, एक पैसा किसान को देने वाले नहीं। पंकज जी, आप क्या उदाहरण दे रहे थे? पंकज जी दीजिए उदाहरण। राहुल गांधी जयपुर आए, देखिए राहुल गांधी जी जयपुर में आए, उन्होंने यार लंबा चौड़ा भाषण दिया, कुल 17 मिनट बोले। 17 मिनट के अंदर वो कुल मिलाकर 11 मिनट तो केवल राफेल के ऊपर बोले। जिस आदमी के पास इसलिए बोले कि किसान रैली में आया, किसानों को धन्यवाद देना है। आप किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ पर आप धन्यवाद देना चाहते हैं। किसान रैली में 11 मिनट राफेल के ऊपर घोषणा होती है और वहां भी आप किस तरह की झूठ बोलते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि नेताओं के सबके द्वार खुले रखने चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। और स्थिति ये है कि राहुल गांधी से खुद से कोई नहीं मिल सकता। वहां वो अपने कुत्ते को ज्यादा टाइम देते आगे आ रहे हैं उसके ऊपर राहुल गांधी करने में फर्क है।
हम कांग्रेस हमेशा वही करती है। क्या किया? अरे करने पे आते हैं ना सर, पहले नेतृत्व की तो बात कर लीजिए। सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं कि राहुल जी का नेतृत्व जो है बड़ा प्रचंड है और उन्होंने अभी ताजा जीत दिलाई है, आगे भी दिलाएंगे। मनीष गोधा साहब, राहुल गांधी महागठबंधन जिसकी संभावनाएं बन रही हैं वो अगर उभरता है तो उसके नेता होंगे। पहली बात तो ये, जो दूसरे महागठबंधन के संभावित घटक हैं वो पहले ही इस बात से अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं किसी न किसी तरीके से। और अब जब राहुल गांधी आत्मविश्वास से लवरेज हैं इन जीतों, तीनों राज्यों की जीत के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उनका इस बात पर दावा बढ़ता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इसको स्वीकार जो पहले नहीं कर रहे थे अब उनके लिए और बड़ा एक खतरा बन गया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है कि नेतृत्व को लेकर के तो महागठबंधन को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चुनाव से पहले करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है सर कि नेतृत्व को लेकर के महागठबंधन की स्थिति, मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले तक भी स्थिति क्लियर हो पाएगी। क्योंकि देखिए जो स्थिति बन रही है ना, अभी भी हम चाहे मायावती जी की बात कर लें, चाहे मुलायम सिंह जी की बात कर लें, अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे और दूसरे दलों की बात कर लें, उधर ममता बनर्जी की बात कर लें और चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व के मुद्दे पर ये सारी पार्टियां चुनाव से पहले भी किसी बात पर सहमत हो पाएंगी। और जो स्थिति बन रही है, जो राजस्थान में स्थिति देखी थी कि चुनाव से पहले नेतृत्व हम क्लियर नहीं कर पाए थे कांग्रेस, लगभग वही स्थिति मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। कि गठबंधन बनता है तो नेतृत्व का मामला चुनाव के बाद ही जाकर के कहीं सेटल हो पाएगा, उसके पहले सेटल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी दल, चाहे महागठबंधन यदि बनता है तो मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन ये पहले क्लियर करेगा कि हमारा नेता कौन होगा या प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। ऐसा करने पे बहुत सारे नुकसान होते हैं, पार्टियां चीज को बहुत अच्छे से जानती भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी दल नेतृत्व का जो मामला है उसको चुनाव से पहले तय करेंगे। और मनीष जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जैसे राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपने किसी आदमी का, एक आदमी का चेहरा आगे नहीं रखा, बाद में सेटल हो गया। इस तरह से क्या जनरल इलेक्शंस में इस तरह से जाया जा सकता है जिसमें किसी का चेहरा आगे नहीं हो? देखिए, हमने देखा है, पहले भी हुआ है इस तरह का। जब भी हमारे यहाँ जब गठबंधन की सरकारें बनी है तो बाद में तय हुई हैं बहुत सारी चीजें। तो ये हो सकता है, होने में तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि उस जमाने की बात में और आज के समय की बात में बहुत सारा समय निकल चुका है। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लोगों की अलग तरह से हो गई हैं, मीडिया का और उस तरह का दबाव बहुत अलग तरह का है। तो आज की स्थिति में जब इतना हाइपर है सब कुछ, तो आज की स्थिति में क्या आसानी से संभव हो पाएगा बाद में तय हो पाना? हमने राजस्थान का उदाहरण देखा कि राजस्थान में भी जब नेतृत्व का सवाल आया सरकार के अंदर अभी के समय, तो भी बहुत बड़ा रिफ्ट देखा गया, जबकि सिर्फ एक पार्टी का मामला था। यहाँ पर दो पार्टियों के गठबंधन की बात नहीं थी, पार्टियों के गठबंधन की बात नहीं थी, वहां पे पार्टियों के गठबंधन की बात होगी। और जब पार्टियां अपने स्तर पर जीत करके आएंगी, अपनी सीटें लेकर के आएंगी, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनका जो रिफ्ट होगा, वो यदि चुनाव के बाद तय किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई, वो पहुंचेंगे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यदि बीजेपी से ज्यादा लेकर के आते हैं तो निश्चित पहुंचना भी पड़ेगा, लेकिन वो कितना अलग तरह का होगा वो एक देखने वाली बात होगी। पहले तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले तय हो पाएगा किसी भी स्थिति। ठीक बात है। पंकज मीणा जी, नोटबंदी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है आपकी पार्टी में, इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर बताएं या इस पर कोई सवाल उठे तो मौन रह जाएं। 4 दिन पहले यही बहस में आपकी पार्टी के एक नेता बोल कर गए कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से हो सकता है मतदाताओं का मोहभंग हुआ हो, प्रकारांतर से कुछ ऐसी बात कही उन्होंने। आज आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको बड़े गौरव के साथ कहा कि नोटबंदी की हमने। ये नोटबंदी आपके लिए फायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा तय हो गया क्या? देखिए जेपी जी, लोकतंत्र के अंदर सबसे अगर कोई जज होता है, कोई सबसे अच्छा निर्णय वो मिलता है तो वो जनता से मिलता है। नोटबंदी के तुरंत बाद में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, जहां पहली बार इतने बड़े गए हम बहुमत से हम चुनाव जीते। तुरंत बाद में तो कहते हैं ना, दवाओं का पता तो परहेज में पड़ता है भाई साहब। नहीं देखिए, तो नोटबंदी का अगर तुरंत बात तो हो गया। विपक्ष ने दुष्परिणाम जो बताया कि साहब लंबी लंबी लाइनें लगी, वो तो उन्होंने शुरू के महीने भर में हुआ था। उसके बावजूद एक क्षेत्र को बहुमत देती है, पूर्ण बहुमत देती है कि नोटबंदी जनता ने पसंद किया, नोटबंदी के ऊपर मोहर लगाई। और इसी प्रकार जीएसटी की बात करें, सबसे बड़ा व्यापारिक राज्य गुजरात, वहां स्थिति क्या थी? जीएसटी जब
हमने लागू किया, उसके बाद में गुजरात में चुनाव हुए और गुजरात में हमने फिर चौथी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो मुझे भी लगता है कि जब जनता का जनमत है, जनता का निर्णय हमारे साथ में, तो इसमें किसी प्रकार से नकारने का कुछ नहीं पैदा नहीं होता। कोई राजनीतिक अपने राजनीतिक लाभ के लिए बोलती रहे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जनता का जनमत हमारे साथ है, जनता का निर्णय हमारे साथ है, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो। जनता ने हमारे लगाने का काम किया और जब से जनता समझी है, केवल बात नोटबंदी की नहीं है, केवल बात नोटबंदी की नहीं है। नोटबंदी के साथ आपकी जो हर स्पीच में, किसी भी बड़े नेता की स्पीच में जो उपलब्धियां होती हैं, 3 तलाक, OROP, जनधन खाते, उज्ज्वला, जीएसटी, नोटबंदी भी उनमें एक होता ही है हमेशा। ये सब कुछ आप लगातार बोलते रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में भी और अभी चुनाव कैंपेन में भी आपने बोला। उसका कोई फायदा इन 3 राज्यों में आपको नहीं मिला। मेरा जहां से बहस शुरू हुई थी वो सवाल है पंकज जी कि क्या इन पुराने हथियारों से, जो अभी तक तो कारगर साबित नहीं हुए या फेल हो गए इन चुनाव में, इनसे आप लोकसभा का बड़ा युद्ध जीत पाएंगे क्या, या आपको कुछ और करना पड़ेगा, जिनमें से एक बड़ा काम कर चुके हैं आप? जेपी जी, 2014 के अंदर हमको जब जनमत मिला कि देश में हमको सरकार चलाने का मौका मिला, तो एक मुश्त हमारा केवल एक प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम ये था कि जनता के हित में कितने भी कड़े निर्णय करने पड़े, कितने भी बड़े निर्णय करने पड़े, वो हम करेंगे। और हमने करके दिखाया। आपने 1 रैंक 1 पेंशन का उदाहरण आपने बताया, 1971 से मामला लटका पड़ा था। सुरेश जी सुनिए, आपको मौका मिलेगा सुनिए। चलिए, आप 1971 से लेकर 1 रैंक 1 पेंशन को लटकाए बैठे हैं। क्या ये निर्णय करना आवश्यक नहीं था? क्या देश के सैनिकों के लिए क्या स्थितियां ऐसी नहीं बन रही हैं? क्या स्थितियां ऐसी नहीं बन रही हैं कि कांग्रेस को हाल फिलहाल राष्ट्रीय फलक पर राफेल और कर्ज माफी, इन 2 ही हथियारों में संतोष करना पड़ रहा है? इसी तरह से भाजपा ने अभी ताजा अपनी सूची में बड़ी उपलब्धि जोड़ी है सवर्ण आरक्षण की, गरीब सवर्ण आरक्षण की। इनसे तो लोकसभा चुनाव में लोगों की मानसिकता पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ ना कुछ इन 2-3 महीनों में जो अगर कुछ होता है नया, तो वही निर्णायक होगा। मनीष होता। हाँ, निश्चित रूप से मान के चलिए। देखिए, केंद्र सरकार ने कुछ ना कुछ अभी तक सोच कर रखा होगा। एक चीज हम देख चुके हैं, एक चीज की हम सुन रहे हैं कि किसानों के खातों में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकती है केंद्र सरकार। कुछ और 2-3 चीजें और हो सकती हैं अगले आने वाले चुनावों में, आने वाले कुछ 1-1.5 महीने में बजट भी आने वाला है केंद्र सरकार का, तो कुछ हो सकता है कि इस तरह की चीजें आए और उन्हीं से फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कुछ हथियार मिलेगा नया कुछ सोचने के लिए। जहां तक राफेल का मामला है, मुझे नहीं लगता कि जनता कोई अपील कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपील यदि कर रहा होता तो इसका असर दिखता, लेकिन वो नहीं कर रहा। किसान की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम किया है इस मुद्दे ने। तो मुझे लगता है ये एक चीज चलेगी। बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से। और जब बाकी चीजें की जाए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि 10% आरक्षण वाला जो मामला है, उसकी काट कांग्रेस सिर्फ यही कर रही है कि आप जॉब्स कहां से लाएंगे, आप जॉब्स नहीं दे रहे हैं तो 10% आरक्षण कहां से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। कुछ एक और चीजें आ सकती हैं, जैसे कि हम जो दूसरी चीजें अब तक देखते हैं, मॉब लिंचिंग के मामले, इस तरह की जो इंटॉलरेंस है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी जो अब केंद्र सरकार करने वाली है 2-3 महीने में, 1-1.5 महीने में जो कुछ भी होगा, मुझे लगता है उससे कुछ नए मुद्दे कांग्रेस को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कारगर कितने होते हैं वो देखने वाली बात है। ठीक बात है। पंकज मीणा जी, 3 राज्यों में जहां आप अभी ताजा हारे, वहां तीनों जगहों के नेताओं को आपने केंद्र की संगठन की गतिविधियों में उनको आपने एंगेज कर दिया है। क्या संकेत देना चाह रहे हैं इससे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोग इसके 2 मतलब निकाल रहे हैं, पहले मैं बता दूं आपको। पहली बात तो ये कि आप ये बताना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी बताना चाह रही है कि ये विधानसभा चुनाव तो हम इनकी वजह से हारे। दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जो इसका सकारात्मक पहलू बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन चेहरों को आप राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच लेकर जाना चाह रहे हैं वोटों के लिए। देखिए, अगर हम ये कल जो 3 नए उपाध्यक्ष बने हैं, माननीय वसुंधरा जी, आदरणीय शिवराज जी और रमन सिंह साहब, 3 जो लंबे समय तक राजस्थान के, मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से ये अपने अपने राज्य में बहुत बड़ा एक जनमानस को प्रभावित करते हैं और इनको पर एक प्रशासन का और एक नेतृत्व का एक बहुत लंबा अनुभव है इनके पास में। और चूंकि अब आगे हमारे लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हमको राष्ट्रीय फलक के ऊपर राष्ट्रीय नेताओं की आवश्यकता है। आज अगर देखा जाए राजस्थान की अगर हम बात करें तो वसुंधरा जी एक ऐसी नेता हैं जो 5 बार लोकसभा सदस्य, 4 बार विधानसभा सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, प्रतिपक्ष नेता रही हैं। और अगर उनकी एक उपलब्धि और देखी जाए तो 2003 में जब वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनी राजस्थान की, उसके बाद में इन्होंने कभी कांग्रेस को बहुमत नहीं आने दिया, पूर्ण बहुमत नहीं आने दिया। ये कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व क्षमता और उनका एक जनमानस के ऊपर जो एक छाप छोड़ती है, उसी का एक प्रभाव था। और निश्चित रूप से अब इन लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष बनने से, राष्ट्रीय स्तर पर आने से
हमको पूरे देश भर में इनके मजबूती मिलेगी। इसका फायदा सुरेश चौधरी 20 सेकंड में अपनी बात मेहनत और इनके जज्बे का फायदा देखो, मिलेगा। 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। जेपीजी में पहले तो ये कहूंगा कि भाजपा का अंदरूनी मामला है, हमें इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो नेता स्टेट की पॉलिटिक्स में फेल हो गए, अभी पंकज जी ने स्वीकारा कि हमारा केंद्रीय सुरेश जी एक मिनट आपके यहाँ से हारते ही, राजस्थान के चुनाव हारते ही आपके नेताओं के दिल्ली जाने की परंपरा रही है। यहाँ के चुनाव हारते ही आपके नेताओं के दिल्ली जाने की परंपरा रही है, इसलिए ये मत बोलिए। हमने तो कहा बहुत अनुभव है, हमारे पास बहुत नेता है, इनके पास नेताओं का अभाव है। 20 सेकंड लायक कोई बात आपने ढूंढी होती तो बेहतर होता। सुरेश जी, समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।